नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश में हरहारा के प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे नेतन्याहू के मोदी भैया के बारे में, जो कल वहाँ के संसद में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन यानी बीबी नेतन्याहू ने इसकी घोषणा की और वहाँ पे उनको एक नेसेट मेडल भी दिया गया। उनको बताया गया कि ये भारत के साथ इज़राइल की बहुत ही ख़ास दोस्ती है और ये दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण ये बताता है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ और सिविलाइजेशन और बाकी लोग बर्बर लोगों के बीच एक दीवार जो बन रही है उसमें भारत और इज़राइल साथ में, ऐसा नेतन्याहू साहब ने वहाँ के पार्लियामेंट में कहा। अ, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे कुछ, जैसे कि उनके स्पीच राइटर लगातार इस तरह की अजीब-अजीब बातें लिखते हैं। उन्होंने कल यहूदियों जो भारत में बसे हुए यहूदियों के बारे में कहा कि वो उनकी हालाँकि बहुत अधिक संख्या नहीं होगी उनकी, पर फिर भी उन्होंने कहा कि वो उनकी मातृभूमि जो है भारत है और पितृभूमि जो है उनकी इज़राइल है। हालाँकि वो बाहर से आकर वो बसे थे तो उनकी मातृभूमि भारत कैसे है, इस बारे में जैसे कि वो होता है, ये कोई बताने की बात वो ज़रूरी नहीं समझी जाती। तो ये उन्होंने कह के और पूरे देश को, इज़राइल को और शायद दुनिया के बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा-सा हक्का-बक्का किया कि मदरलैंड, फादरलैंड वाली बात करके, और इसको लेकर विपक्ष के भी कुछ जो लोग थे, जो जिनको चुगलबाजी करने का शौक है, उन्होंने भी मोदी जी के खिलाफ इस बारे में इस बात को कहा। हालाँकि ये एक खराब या एक ऐसी स्पीच का वो हिस्सा था जिसको ठीक से लिखा जा सकता था या जिससे बचा जा सकता था। पर ये जो मोदी को भाई बनाने वाली बात जो थी, ये खासी दिलचस्प थी। एक तो सवाल शायद ये भी था कि नरेंद्र मोदी इस समय उन्हें क्या ज़रूरत आ पड़ी थी इज़राइल जाने की। तो इसके बारे में भारत में जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि एक भारत में उनकी खासी छीछालेदर हो रही है, चाहे संसद से लेकर बाहर भी, चाहे वो नरवणे को का मामला हो या अमेरिका से ट्रेड डील का मामला हो, किसानों को लेकर बातचीत हो या फिर तेल को लेकर जो के सवाल उठ रहे हैं कि रूस के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं और वेनेजुएला के साथ कैसे हैं। इन सारी बातों को लेकर मोदी जी का खासे और बीच में वो सभा में भाषण देने भी नहीं आए, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक कुछ महिला सांसदों से उनको किसी शारीरिक क्षति का खतरा था, इसलिए वो टलवा दिया। और ये बजट सेशन में शायद अक्सर ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा में आके भाषण ना दें। तो ये सब के बीच में मोदी जी का इज़राइल जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा और इसलिए वो वहाँ पर गए। और ये समय सिर्फ भारत में नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि मध्य पूर्व और इज़राइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार बात चल रही है कि ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला बोल सकता है। आज कुछ खबर इस तरह की थी कि शायद अमेरिका शायद इज़राइल से उस पे हमला करवाए और फिर जब ईरान उस पे रिटेलिएट करे या बदले में कोई जवाब देगा तो वो फिर उसके लिए फिर वो अमेरिका फिर उसको आगे और ईरान को तहस-नहस करने में लगेगा। पर इसमें पेंच है वो ये है कि मध्य पूर्व के जो ज़्यादातर इस्लामी देश हैं, जो तेल बनाते भी हैं और उनका एक अपना संगठन है, उसमें अलग-अलग बड़े अमीर देश भी हैं, सऊदी है, यूएई और बाकी लोग हैं। तो वो लोग इस बारे में खासे परेशान है कि ईरान पर इस तरह से अगर हमला होता है तो उनके साथ उनके रिश्ते कैसे बदले, और वो लोग भी उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और शायद परेशान भी हैं। तो इसलिए, और उनमें से बहुत सारे देशों में ऐसा भी है कि वहाँ पे अमेरिकी रक्षा मिलिट्री के इंस्टॉलेशन अड्डे हैं, जहाँ से वो कार्रवाई करते हैं। तो वो सब भी एक नए तरह से पूरी बिसात बिछाने की तैयारी चल रही है। इस बीच मोदी जी वहाँ पहुंचकर उन्होंने ये साफ बता दिया कि हमारी भारत की, क्योंकि मोदी जी जो भी करते हैं वो भारत की 140 करोड़ लोग करते हैं, उसमें मैं और आप शामिल हैं। तो हम सबकी जो प्रतिबद्धता इज़राइल के प्रति है, न कि उन लोगों के प्रति जिनके साथ इज़राइल के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इज़राइल और नेतन्याहू के नेतृत्व में इज़राइल ने गज़ा पर जो पीछे एक जनसंहार किया और वो उसमें करीब-करीब 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके बारे में शायद आपको अंदाज़ा तो हो,
पर इसको आंकड़ों में देखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसको हम कैसे देखते हैं। गज़ा के जो आंकड़े हैं, तो इसमें 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इसमें से 2,000 से ज़्यादा इजरायली हैं और 73,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी हैं, जो ज़्यादातर गज़ा के लोग हैं। गज़ा लगभग पूरा नेस्त नाबूद कर दिया गया है, जो भी वहाँ मकान थे, शहर थे, उन सबको बहुत दिक्कतों के बीच में वो ये सब चल रहा है। और मोदी जी ने ये समय इसलिए चुना कि उस समय रमज़ान चल रहा है पूरे पूरे अरब में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, और वो एक ऐसा समय है जिससे उसको अपना पवित्र महीना मानते हैं। और उस समय ये बताने के लिए कि हम जो है इजराइल के साथ हैं, ये उन्होंने बहुत ऐसा मुहूर्त चुना उस समय। गजा के मारे गए लोगों में 25,000 से ज्यादा जो हैं वो बच्चे मारे गए, और उनमें से 1,054 ऐसे बच्चे थे जिनकी 1 साल से भी कम उम्र थी। ये इजराइल ने जो बदला लिया हमास ने कार्रवाई करने की, जो उनकी, तो उसमें जो 2-1 हजार ऐसे उसमें ला के गए थे, उसके बदले में जो कार्रवाई की, इस अनुपात में की, जिस निशंसता के साथ, जिस क्रूरता के साथ की, उसको रेखांकित करने वाली बात है कि इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ कि इसको 1,054 ऐसे बच्चे थे जिनकी 1 साल से कम उम्र थी और जिनसे इजराइल की संप्रभुता और सुरक्षा को एक तरह से खतरा था, जिसका बदला नेतन्याहू ने और उनके देश और उनके सैनिकों ने गजा के निहत्थे 1 साल से कम उम्र के बच्चों से लिया। इस पूरी प्रक्रिया में 249 पत्रकार मारे गए, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, जो लोग बताते हैं कि भाई एक युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध की रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनमें से मतलब करीब करीब 249 लोग पत्रकार मारे गए, और बहुत सारे डॉक्टर्स की भी मौत हुई उसमें। सैकड़ों ऐसे लोग थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, जो डॉक्टर थे, वो मारे गए। अस्पतालों पे बम गिराए गए। लैंसेट जो है, जो एक ब्रिटिश मैगजीन है मेडिकल साइंस की, बहुत क्रेडिबिलिटी विश्वसनीय मानी जाती है, उसके हिसाब से 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस देश के इस देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को भाई कह रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री वहां पर एक मेडल पहन रहा है, कि ये बहुत शान की बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम उन लोगों के साथ साफ साफ दिखलाई पड़ रहे हैं दुनिया में, जिनके जो लोग नरसंहार कर रहे हैं। ये नरसंहार जो नेतन्याहू ने किया है, ये बात हवा में नहीं है, या न सिर्फ ये आंकड़े हैं, इसके बारे में जो सही के वास्तविक लोग मारे गए हैं, इसके बारे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने नरसंहार रोकने के लिए आदेश दिया। उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में सीज फायर रेजोल्यूशन कई बार प्रस्ताव आए, कई बार उसमें भारत ने मतदान नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया, पर भारत ने भी नहीं किया। और इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच और बाकी सारे जो मानवाधिकार संगठन है दुनिया भर के, सब इजराइल के खिलाफ लगातार आलोचना करते रहे, लगातार सवाल उठाते रहे, लगातार इस बात को बताते रहे कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो किसी राक्षसी कृत्य से कम नहीं है। पर फिर भी भारत जो है, भारत मतलब नरेंद्र मोदी जी, वो इस बारे में बहुत तय है कि वो इजराइल और नेतन्याहू के साथ हैं, जो उनको अपना भाई कह रहे हैं। तो भारत ने कुछ, जब गजा से लड़ाई हुई, जब गजा पे इन बच्चों पे हमला हो रहा था, तो भारत ने उस पे हम रक्षा में सौदे में रक्षा मदद भी की, हमने उनको की। और ये ड्रोन ले लो, चाहे रॉकेट ले लो, आर्टिलरी के शेल ले लो, इनको मारो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बच्चे जो 1 साल से कम के जो 1,054 बच्चे हैं, 25,000 बच्चे और औरतें और बूढ़े और डॉक्टर और जर्नलिस्ट, ये सारे लोग। तो इजराइल को हम कैसे देखते हैं, ये सोचने की बात है कि ऐसा क्या है इजराइल में जिसको लेकर हमारी वो इतनी 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 ज़्यादा ज़रूरी, या ऐसी हम क्या मजबूरी है कि जिसके तहत हम उसको इतना महत्व दे रहे हैं, इतना भाव दे रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर भी अगर हम बात करें तो ये समझ में आएगा कि मध्य पूर्व के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, उसके साथ हमारे आर्थिक रिश्ते कैसे हैं, उसके साथ हमारे बाकी रोजगार के जो रिश्ते हैं, ये काम के रिश्ते हैं, वो कैसे हैं। उनके अगर हिसाब से अगर देखें तो एक छोटा सा डेटा पॉइंट हमारे पास है कि जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है,
उसमें 9.7 करीब करीब 97 लाख, लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो मिडिल ईस्ट जिसको देश कहते हैं। और वो भारत के जो पूरे जो वहाँ से बाहर जाके काम करने वाले हैं, उसमें 27% ये आबादी है जो वहाँ काम करती है। इजराइल में सिर्फ करीब करीब 32,000 भारतीय काम करते हैं। ये काम के मौके भी तब पैदा हुए हैं जब ये गजा से युद्ध शुरू हुआ, तो छोटे मोटे काम करने के लिए जो उनको वहां से फिलिस्तीनी लोग चाहिए होते, तो वो आने बंद हो गए या उनको रोक दिया गया। तो उनकी भरपाई करने के लिए, उनकी जगह भरने के लिए यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम तुलना ही करें काम की या रोजगार के मौकों की, तो मध्य पूर्व में जो रोजगार है वो करीब करीब 300 गुना ज्यादा है उस उन मौकों से जो इजराइल में है। साथ में व्यापार के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मध्यपुर का व्यापार इजराइल से 40 से 50 गुना ज्यादा है। इजराइल से ज्यादा जो है तकनीकी और रक्षा पर है, पर मध्यपुर के साथ ऊर्जा निर्यात और क्या बोलते हैं बाकी अनाज, दुनिया भर के बाकी इस तरह के जो काम होते हैं उसमें, तो मध्यपुर के साथ 160.59 बिलियन डॉलर्स का है। और निर्यात क्या बोलते हैं, कुल मिला के इतना बिजनेस है। और इसराइल के साथ अभी 3.75 बिलियन के आसपास बताया जाता है। तो कोई तुलना नहीं है, मध्यपुर हमारे लिए महत्वपूर्ण है या इजराइल महत्वपूर्ण। जब दोनों को आमने सामने रखते हैं, वो दोनों आमने सामने हैं, और उसमें हम देख सकते हैं कि हम किस तरफ खड़े दिखाई देते हैं। हमको निरपेक्ष होना चाहिए था हालांकि इसमें, पर वो हम खुद जाके ये बता रहे हैं। और ये बात मोदी जी वहां जाके वहां ये कह तो रहे हैं, पर इस बारे में न तो उन्होंने संसद में बताया, न लोगों से बात की, ना आपको पता होगा ना मुझको पता होगा कि अच्छा आपका देश जो है वो ऐसे व्यक्ति और ऐसी सरकार और ऐसे देश के साथ है जो कि खुलेआम बेशर्मी के साथ नरसंहार कर रहा है, संहार कर रहा है। और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। आपको पता नहीं होगा या आपने अंदाजा नहीं होगा कि जब हमने वोट दिया है या हमसे किसी ने पूछा नहीं कि अब ये सब कर रहे हैं, पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। अब इसराइल में एक और जो महत्वपूर्ण मोदी जी का एक इन्वेस्टमेंट है वो अडानी जी का भी है, क्योंकि भारत का तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें उस हिसाब से है नहीं, पर वहाँ एक पूरा का पूरा पोर्ट है जो अडानी साहब बना रहे हैं, जो एक कई तरह से जॉइंट वेंचर्स की तरह पे। और अडानी साहब के यहाँ इसराइल के कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि ड्रोन बनाने की एक कंपनी है उसमें है, और एक हथियारों की कंपनी जो भारत में बनी पर उसमें इसराइल का निवेश है। इस तरह से उनके साथ साझेदारी में काम हो रहा है। तो अडानी और इसराइल खासे करीब हैं। और उधर अडानी और अमेरिका में जो चीजें चल रही हैं वो खासी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि बहुत दिन तक वहां से सम्मन आया हुआ था, आपराधिक कार्रवाई उन्होंने उनके ऊपर आरोप था। वो सम्मन भारत सरकार अडानी जी को उनको मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनको ये देना था जाके सम्मन जो अमेरिका के SEC की तरफ से आया हुआ था। फिर वो जब 6 महीने हो गए तो फिर कोर्ट ने उसको कहा कि ये मेल से ही आप भेज दीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी वो अडानी जी को जाके सम्मन पहुंचा सके। तो फिर वो उन्होंने फिर मेल से भेजा, और फिर उन्होंने अभी अभी हाल में ये अडानी ने वो सम्मन स्वीकार किया, और उसके कुछ दिनों बाद ही अमेरिका से ट्रेड डील हुई। इसके बारे में आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी ज्यादा, 18% पे पहले बात हुई थी, फिर उसके बाद वहाँ के कोर्ट ने उसको कहा कि सब खारिज कर दिया, और फिर वो 10% हुई, फिर वो 15% हुई। पर अभी तक ये नहीं पता है कि भारत के साथ जो दरअसल जो लागू होगी वो ट्रेड का जो शर्तें हैं या जो प्रतिशत है वो कितना क्या होगा। हम पहले इस बारे में बात कर चुका हूँ मैं राजेश टपरिया साहब से, तो उन्होंने तो ये कहा कि हमने लगभग अपनी संप्रभुता और अपनी स्वायत्तता जो आर्थिक मामलों में होनी चाहिए किसी भी देश की, लगभग हमने अमेरिका को सौंप दी है, क्योंकि सारी घोषणाएं अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, उसके सारे डिटेल्स वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से सब लोग अभी बात करें, हाँ मीटिंग चल रही है, बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हो रही है। पीयूष गोयल साहब बार बार ये कहते हैं, लगे हुए हैं इस पे काम करने में, और नए किसानों के हित जो है वो ये सुरक्षित रखे जाएंगे। पर अमेरिका की तरफ से जो लोग बात कर रहे हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ये भी इसका एक पक्ष है जिस समय ये अडानी साहब का अमेरिका के साथ जो हुआ, और
उसके बाद अमेरिकन डील हुई और उसके बाद मोदी जी इजराइल चले गए और वहाँ पे ऐसा कयास कई लोग लगा रहे हैं कि इसका क्या मतलब उसको उससे जुड़ा हुआ भी होता है। अ, एक जो बात साफ-साफ कही जा रही है कि क्या मोदी साहब वहाँ इसलिए गए हैं कि वो वहाँ के लोगों के ज़रिए, नेतन्याहू के ज़रिए ट्रंप के पास फिर से पहुँचना चाहते हैं क्योंकि उनके बीच की दूरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, जैसा कि आप लगभग 100 बार सुन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि भारत और पाकिस्तान जो कि दोनों एटमी ताकतें हैं, उनका युद्ध मैंने मतलब ट्रंप साहब ने रुकवाया और उन्होंने ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, जो लगभग एक तरह की धौंस के साथ-साथ ब्लैकमेल की भी जिसमें आपको एक इशारे मिल रहे होते हैं, उस तरह की बात है वो। और उन्होंने रूस के साथ भारत का तेल खरीदवाना लगभग रुकवा दिया और अब हम वेनेजुएला से तेल खरीदने की रास्ता निकाल चुके हैं। पहली शायद खेप की बात हो चुकी है जो रिलायंस ने शेवरॉन कंपनी के जरिए वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका का ये भी कहना है कि हम मॉनिटर करेंगे कि आपका बर्ताव कैसा रहता है और उसके हिसाब से हम जब चाहे तब इसको बदल भी सकते हैं। तो कोई डील मतलब ऐसी भी नहीं है जिसको लेकर कोई ठोस समझौते की तरह वो दिखलाई देगा। मोदी जी का ये दरअसल भाई बनना और ये मदरलैंड फादरलैंड की बातें और ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत अधिक दिलचस्प क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या मैं ऐसे व्यक्ति को या अपने कितने हम कितना उसको अपना मान सकते हैं जिसके हाथ में इतने सारे लोगों का खून लगा हुआ है। 75,000 लोगों का 73,000 लोगों का अगर हम फिलिस्तीनी लोगों का भी गिने, हालांकि बहुत कई सारे इसराइलियों का भी खून जो हुआ होगा वो इसी वजह से हुआ कि नेतन्याहू जो है उस पर अड़े हुए थे। उसके अलावा बच्चों का और बूढ़ों का और लोगों का शहरों को खत्म कर देना और जो कि ऐतिहासिक शहर है मेरे अपने आप में गजा पट्टी बहुत पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा है। उस पूरे सवाल के साथ हम एक न तो हम निष्पक्ष हैं न हम ईमानदार दिखाई देते हैं न हम एक तरह से इंसानियत के प्रति जवाबदेह दिखाई पड़ते हैं। तो ये ज़्यादातर सवाल था और मुझे लगता है कि हम भी ये सोच सकते हैं कि इसको हम अपने तरह से कैसे देखेंगे कि हमारे अ, हमारे अपने लिए इस बात का क्या मतलब है? हम अपने बच्चों को क्या बताएँ जिनके कि उन बच्चों के बारे में जो नहीं रहे वहाँ पर और ये कहें कि हमारा प्रधानमंत्री और हमारा देश नीतिगत तौर पे उन लोगों के साथ रहा जो निशंसता के साथ, इतनी क्रूरता के साथ, जघन्यता के साथ जनसंहार कर रहे थे और वो दरअसल एक तरह से क्रिमिनल थे। इंटरनेशनल कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था और भारत देश अपने प्रधानमंत्री के जरिए उनसे एक नेसेट का मेडल पहन रहा है और ये बता रहा है कि इसके कारण दुनिया में जो है वो इंसानियत और मानवाधिकार और इसको कहते हैं कि गैरत बनी रहेगी। मुझे नहीं पता कि ये कितना और किस तरह से सही है। आपकी शायद अपनी राय होगी इसके बारे में, आप चाहे तो हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस बारे में कोई सवाल हो तो हम अगली बार हम सवालों के जवाब ढूँढ कर भी ला सकते हैं। क्योंकि हमारा काम हर कारा में है कि उन बातों को करना जो शायद थोड़ी-सी असुविधाजनक तो हैं, पर वो ज़रूरी हैं और वो हमारे क्या बोलते हैं इस पूरे इस समय जो कुछ चल रहा है उसको ध्यान से देख पाना उसमें जो तोड़-मरोड़ कर उसको जो पेश किया जा रहा है, जो लिपा-पोती की जा रही है उसके उसके उसको हटा के देख पाना कि सच कहाँ पर है। और अगर आपको भी सच की तरह हमारी तरह सच की परवाह होगी, तो शायद आप इस बात को एप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रोग्राम को लाइक भी करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर